अस्सलाम वालेकुम। सो आज हम स्टार्ट लेंगे यूनिट 1 जो है आपकी BSN फार्माकोलॉजी 4th सेमेस्टर का, जिसमें है आपके पास डायबिटीज़ एंड एंटी डायबिटिक ड्रग्स। सो बेसिकली जो हमारा यूनिट है इसमें हमारे पास तीन चीज़ें हैं। एक तो आपके पास डायबिटीज़ आती है। डायबिटीज़ के अलावा हमारे पास जो है इसमें आपके पास आते हैं हाइपोथैलेमस एंड पिट्यूटरी हार्मोन्स, और इसके साथ साथ थायराइड हार्मोन्स। तो आपके पास ये तीनों जो हैं इस यूनिट में आते हैं, और हम इसको बारी बारी अलग अलग लेक्चर्स में डिस्कस करेंगे। सो आज का जो हमारा टॉपिक है इसमें हम बेसिकली डायबिटीज़ की बात करेंगे। इसमें हमें पता चलेगा कि बेसिकली इंसुलिन का हमारी बॉडी में क्या रोल है, क्या मेटाबॉलिक प्रोसेसेस वो करता है। इसके साथ साथ जो एंटी डायबिटिक एजेंट्स हैं उनके बारे में बात करेंगे, उसके साइड इफ़ेक्ट्स क्या होते हैं, और नर्सिंग केयर के हवाले से डिस्कस होगा। इसके साथ साथ प्रिंसिपल्स ऑफ थेरेपी क्या है जितने भी एंटी डायबिटिक एजेंट्स हैं। इसके अलावा कभी कभी हम कम्बिनेशंस यूज़ करते हैं इंसुलिन के और कुछ ओरल हाइपोग्लाइसीमिक एजेंट्स के, यानी जो टैबलेट्स आती हैं। और सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है डोज, कि आपकी ड्रग डोजेज क्या होती है। तो सबसे पहले बात करें डायबिटीज़ मेलाइटस की, कि ये बेसिकली क्या है। तो इसका बेसिकली प्रोनाउंसिएशन समझिए कि ये डायबिटीज़ है, यानी इसके वर्ड में आप जी का थोड़ा सा साउंड लाते हो, डायबिटीज़ मेलाइटस। तो डायबिटीज़ जो एक क्रॉनिक मेटाबॉलिक डिसऑर्डर है, यानी हमारी बॉडी का जो मेटाबॉलिज्म है वो दरअसल यहाँ पे डिसफंक्शनल हो जाता है, जिसकी वजह से हमारे ब्लड में ग्लूकोज लेवल बढ़ जाता है, जिसको हम हाइपरग्लाइसीमिया कहते हैं। हाइपर का मतलब है ज़्यादा, ग्लाइसीमिया ग्लाइ ग्लूकोज है, और इमिया, ये जो इमिया का वर्ड है ये यूज़ होता है ब्लड के लिए। लिहाजा हाइपरग्लाइसीमिया का मतलब है कि हमारे ब्लड में ग्लूकोज का लेवल इंक्रीज्ड है। अब ये जब डायबिटीज़ होती है, किसी भी बंदे में ग्लूकोज का लेवल अगर इंक्रीज होता है तो उसकी दो वजूहात हो सकती हैं। पहली वजह है इनसफिशिएंट इंसुलिन, और दूसरी वजह है इनएफेक्टिव इंसुलिन। या तो आपके पास इंसुलिन की जो क्वांटिटी है वो कम है, पूरी नहीं है, और दूसरा या तो इंसुलिन की क्वांटिटी में कोई फ़र्क नहीं पड़ता, इंसुलिन की क्वांटिटी पूरी है लेकिन उसको रिस्पांस नहीं आता। इसको ज़्यादा डिटेल में हम डिस्कस करेंगे जब आप टाइप 1 और टाइप 2 डायबिटीज़ के बीच में डिफरेंशिएट करें। फिलहाल जिस बंदे को भी डायबिटीज़ होती है उसका जो फास्टिंग ग्लूकोज है वो 126 mg/dl, यानी काफ़ी ज़्यादा है, इससे भी ज़्यादा डॉक्यूमेंटेड मोर देन वंस, यानी ऐसा नहीं है कि एक ही बार आपने उसको टेस्ट किया उसका ग्लूकोज लेवल ज़्यादा है तो आप उसको डायबिटीज़ कंसिडर करें। एक से ज़्यादा बार अगर आप उसका मुख्तलिफ टाइम पे ग्लूकोज लेवल चेक करें और वो 126 या 126 से ज़्यादा रिकॉर्ड होता है, दैट मीन्स उस बंदे को डायबिटीज़ हो सकती है। इसके बाद बात की जाती है कि बेसिकली हमने कहा कि डायबिटीज़ मेटाबॉलिक डिसऑर्डर है। तो बेसिकली मेटाबॉलिक डिसऑर्डर्स होते क्या हैं, ठीक है। तो अगर आप देखें कि जब हमारा बॉडी का जितना भी मेटाबॉलिज्म है, मेटाबॉलिज्म यानी कि जितने भी हमारी बॉडी में बायोकेमिकल रिएक्शंस हो रहे हैं वो सारे के सारे मेटाबॉलिक रिएक्शंस हैं। जितना भी मेटाबॉलिक रिएक्शन है हमारी बॉडी में, अगर वो फेल हो जाए यानी वो प्रॉपरली फंक्शन ना कर पाए, जिसकी वजह से क्या होता है कि हमारी बॉडी में कुछ एसेंशियल सब्सटेंसेस होते हैं। वो एसेंशियल सब्सटेंसेस या तो बहुत ज़्यादा प्रोड्यूस हो रहे हैं या बहुत कम प्रोड्यूस हो रहे हैं, और वो आपको जो नॉर्मली हेल्दी लाइफस्टाइल के लिए रिक्वायर्ड है उस रेंज में नहीं आते। यानी कि ऐसे डिसऑर्डर जो आपके एसेंशियल सब्सटेंसेस को रेंज से बाहर कर दें, या बहुत ज़्यादा कर दें या बहुत कम कर दें। और ज़्यादातर मेटाबॉलिक प्रॉब्लम्स तब आती हैं जब किसी बंदे के लिवर में प्रॉब्लम हो, या पेनक्रियाज में प्रॉब्लम हो, एंडोक्राइन ग्लैंड्स में प्रॉब्लम आती है, या कोई भी और ग्लैंड जो कि मेटाबॉलिज्म में इन्वॉल्व्ड है। इस तरह से फिर आपके मेटाबॉलिक डिसऑर्डर्स प्रोड्यूस होते हैं बॉडी में। अच्छा, जहाँ बड़े टाइप्स की कि डायबिटीज़ दो टाइप की है, टाइप 1 डायबिटीज़ और टाइप 2 डायबिटीज़। तो अगर देखा जाए जैसे हमने ऑलरेडी डिस्कस किया, टाइप 1 डायबिटीज़ में जो इंसुलिन है वो इनसफिशिएंट है, यानी कि नाकाफ़ी, यानी बहुत कम इंसुलिन प्रोड्यूस हो रही है। जबकि टाइप 2 डायबिटीज़ में जो इंसुलिन है उसकी कंसंट्रेशन पे ज़्यादा फ़र्क नहीं पड़ता, बल्कि उसकी इफ़ेक्टिवनेस यानी वो इनएफेक्टिव है, यानी वो इंसुलिन अपना काम प्रॉपरली नहीं कर पा रही। तो मैं ज़्यादा बेहतर आपको समझा सकता हूँ अगर आप इस डायग्राम पे देखें। ये डायग्राम आपकी KMU की स्लाइड्स में नहीं है, ये आपके अंडरस्टैंडिंग के लिए मैंने इसमें डाली है। कि अगर आप फ़र्ज़ करें यहाँ से स्टार्ट लें कि एक बंदे की GIT है और यहाँ से वो फूड इनटेक करता है, यानी आप खाना खाते हो।
खाना आपके जाएगा जीआईटी में, जबकि स्टमक और वो इंटेस्टाइन में आ जाता है। अब क्या होता है, आपके खाने में होते हैं कार्बोहाइड्रेट्स, ठीक है। अब क्या होता है, यहाँ पे जो आप देख रहे हो ग्लूकोज रिस्पॉन्सिव रिसेप्टर्स, यहाँ पे क्या होता है बेसिकली कि जो आपके पास हैं ये जीआईटी में मौजूद हैं। इसके अलावा अगर आप इस डायग्राम को देखो, ये इंटेस्टाइन की डायग्राम है, इसको हम कहते हैं ब्रश बॉर्डर। ये जो आप इंटेस्टाइन देख रहे हो, इसकी सरफेस इस तरह ब्रश बॉर्डर एंजाइम्स होते हैं यहाँ पे। वो एंजाइम्स में से एक एंजाइम है अल्फा ग्लूकोसाइडेज एंजाइम। ये लफ्ज़ याद रखें, ये बहुत बड़ा ज़रूरी आएगा, आगे आप देखेंगे। इस इंटेस्टाइन में यहाँ पे आपको एक एंजाइम मिलता है दैट इज कॉल्ड एज अल्फा ग्लूकोसाइडेज एंजाइम। ये क्या करता है, इन कार्बोहाइड्रेट्स को ये तोड़ देता है स्मॉल ग्लूकोज सब यूनिट्स में। अब जब यहाँ पे ग्लूकोज सब यूनिट आ जाते हैं तो वो क्या करते हैं कि यहाँ इस इंटेस्टाइनल सरफेस से ये चले जाते हैं ब्लड वेसल्स में। और आपको पता है कि ब्लड वेसल्स आपकी पूरी बॉडी में फैली हुई हैं, तो यानी ग्लूकोज के जो यूनिट्स हैं वो पूरी बॉडी में डिस्ट्रीब्यूट हो जाते हैं। इसके साथ साथ जब वो पूरी बॉडी में डिस्ट्रीब्यूट होते हैं तो वो पेनक्रियास के अंदर भी चले जाते हैं। अब क्या होता है, पेनक्रियास के अंदर हमारे पास होते हैं डिफरेंट टाइप्स ऑफ सेल्स, जिसमें से एक टाइप ऑफ सेल है बीटा सेल्स, ठीक है। तो ये जो आपके पास ग्लूकोज का मॉलिक्यूल है ये इन बीटा सेल्स में भी जाएगा, और जब ग्लूकोज बीटा सेल्स में जाता है तो यहाँ पे ये एटीपी बना के देता है, जिसके नतीजे में बीटा सेल्स रिलीज कर देते हैं इंसुलिन, ठीक है। इंसुलिन का मॉलिक्यूल रिलीज होता है, तो फिर इंसुलिन करता क्या है, अगर आप इस डायग्राम को देखें, ये आपके पास डिफरेंट सेल्स हैं और ये सेल के ऊपर आप देख रहे हैं इंसुलिन का रिसेप्टर, ठीक है। इंसुलिन आती है और अपने रिसेप्टर के ऊपर बाइंड कर जाती है। यहाँ देखिए आपके पास इंसुलिन बाइंड की हुई है। जैसे ही इंसुलिन बाइंड करती है, ये देखिए ग्लूकोज के ट्रांसपोर्टर्स हैं वो ओपन हो जाते हैं और ग्लूकोज सेल्स के अंदर चली जाती है। तो इस तरह आपके ब्लड से जो है ग्लूकोज टिश्यूज के अंदर ट्रांसफ़र हो जाती है। तो ये एक मैकेनिज्म है कि किस तरह से इंसुलिन रिलीज हो रही है। तो एक आपने देखा कि वो इस तरह अल्फा ग्लूकोसाइडेज से ग्लूकोज के सब यूनिट्स बने जो कि ब्लड में गए, वहाँ से वो पेनक्रियाज में गई ग्लूकोज और फिर वो बीटा सेल्स। एक दूसरा तरीका ये होता है कि ये आपके पास ग्लूकोज रिस्पॉन्सिव रिसेप्टर्स हैं कि जब ये ग्लूकोज बनती है तो ये रिसेप्टर्स क्या करते हैं, ये रिसेप्टर्स दरअसल यहाँ पे कुछ हार्मोन्स रिलीज करवा देते हैं इंटेस्टाइन से। वी कॉल देम इंक्रेटिन हार्मोन्स। ये इंक्रेटिन हार्मोन्स दो तरह के हैं, एक होता है GLP-1 और एक होता है GIP। आगे जाके हम इनकी डिटेल्स डिस्कस करेंगे। फिलहाल आप ये समझिए कि ये दो तरह के हार्मोन्स हैं, हम इनको इंक्रेटिन हार्मोन्स कहते हैं। ये डायरेक्टली जाते हैं ओवर द पेनक्रियाज। ये सेम पेनक्रियाज है, मैं उसको यहाँ पे बना रहा हूँ। पेनक्रियाज पे जाएंगे और पेनक्रियाज से डायरेक्टली यहाँ से इंसुलिन सिक्रीट करवा देते हैं और फिर वो इंसुलिन इस तरह से ग्लूकोज को जो है वो अपने सेल्स में ट्रांसफ़र कर देती है, यानी ग्लूकोज अपटेक हो जाता है। अब यहाँ पे एक बात है कि ये जो आपके पास GLP है, ये यहाँ पे एक इंजाइम होता है DPP-4 इंजाइम जो फ़ौरन से इनको मेटाबोलाइज कर देता है। ये जो आपके पास सेकंड पाथवे है इंसुलिन की रिलीज़ का, ये ज़्यादा ज़रूरी है क्योंकि स्पेसिफिकली जब आप फूड से कोई ग्लूकोज लेते हैं तो 60 to 70% आपका जो बॉडी का इंसुलिन है वो ये इंक्रेटिन्स की वजह से रिलीज होता है, ठीक है। अब यहाँ पे ये तो नॉर्मल रेगुलेशन है। एक बंदे को डायबिटीज़ मेलाइटस हो रहा है तो किस तरह से हो रहा है, अगर तो फ़र्ज़ कीजिए उसको टाइप 1 डायबिटीज़ मेलाइटस है, उसमें क्या होता है कि ये जो आपके पास पेनक्रियाज है, जो इसका बीटा सेल है, वो काम करना छोड़ देता है, यानी पेनक्रियाज में आपके पास प्रॉब्लम आती है जिसमें इंसुलिन की प्रोडक्शन बंद हो जाती है। ये आपके पास है टाइप 1 डायबिटीज़ मेलाइटस, जहाँ पे इंसुलिन प्रोड्यूस ही नहीं हो पाती। दूसरी टाइप ये हो सकती है कि इंसुलिन की प्रोडक्शन में कोई मसला नहीं है, यानी पेनक्रियाज अपना बिल्कुल ठीक काम कर रहा है, लेकिन इंसुलिन जब प्रोड्यूस होती है तो आप देख सकते हैं ये इंसुलिन का रिसेप्टर है। अगर ये रिसेप्टर अपना काम करना छोड़ दे तो इंसुलिन अपने रिसेप्टर पे बाइंड करेगी, लेकिन रिसेप्टर रिस्पॉन्स नहीं करता, यानी रेजिस्टेंस डेवलप हो जाती है। तो अगर ऐसी कंडीशन आ जाए कि जहाँ पे इंसुलिन तो नॉर्मल प्रोड्यूस होती है लेकिन रेजिस्टेंस आ जाए उसके रिसेप्टर में, तो इस तरह की डायबिटीज़ को हम कहेंगे टाइप 2 डायबिटीज़।
तो इस तरह से डायबिटीज़ की दो टाइप्स हैं, या तो इंसुलिन इनसफिशिएंट है या फिर इंसुलिन इनएफेक्टिव है। तो यहाँ तक आपको समझ जाना चाहिए कि डायबिटीज़ की दो टाइप्स हैं, या तो पेनक्रियाज में प्रॉब्लम आ सकती है या पेनक्रियाज में कोई प्रॉब्लम नहीं होती, जबकि इंसुलिन के रिसेप्टर्स काम नहीं करते। तो इस तरह दो टाइप्स हैं, डायबिटीज़ टाइप 1 और टाइप 2। अब अगर आप देखें इसके अलावा हमारे पास और कौन से रिस्क फैक्टर्स हैं, तो एक तो ओबेसिटी है, यानी जितना बंदा ओबीज होता है इतना ज़्यादा रिस्क फैक्टर है कि उसको इंसुलिन जो है जो डायबिटीज़ है वो ज़्यादा चांसेस हैं उसको होने के। इसके साथ साथ इन्वायरमेंटल केमिकल्स हैं, यानी आपके इन्वायरमेंट में इस तरह के केमिकल्स आ रहे हैं जिसकी वजह से आपको डायबिटीज़ हो सकती है। और स्पेसिफिकली जो न्यू रिसर्चेज हो रही हैं उसमें स्पेसिफिकली एक चीज़ है BPA, ठीक है, वो ज़्यादातर रिकॉर्ड किया जाता है विच इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर डायबिटीज़। अगर आप देखें BPA है बिस्फिनोल अल्फा, या BPA क्या इंडस्ट्रियल केमिकल है, स्पेसिफिकली प्लास्टिक्स वगैरह में यूज़ होता है और इसकी वजह से डायबिटीज़ होती है। इसके अलावा जो आपके पास पेस्टिसाइड्स हैं, वो जो आप अपने खेतों वगैरह में पेस्टिसाइड्स करते हैं क्रॉप्स के ऊपर, और वही क्रॉप्स कल को आप कंज्यूम करते हैं, तो उसकी वजह से भी जो है डायबिटीज़ पेशेंट्स में कॉज हो सकती है। और कुछ ड्रग्स हैं, यानी कुछ ड्रग्स जब लोग लेते हैं लॉन्गर यूज़ या क्रॉनिक यूज़ में, तो वो ड्रग्स भी एक पेशेंट में या एक बंदे में डायबिटीज़ मेलाइटिस करवा सकता है। जैसे कि एक तो आपके पास है कॉर्टिकोस्टेरॉइड्स, यानी जो लोग कॉर्टिकोस्टेरॉइड्स ले रहे हैं किसी चीज़ के लिए भी, यानी इम्यूनोसप्रेसिव एजेंट्स हैं। अब कुछ लोग लेते हैं, इनको प्रेस्क्राइब की जाती हैं ऑटो इम्यून डिजीज़ में या जिस भी डिजीज़ में प्रेस्क्राइब है, लेकिन कॉर्टिकोस्टेरॉइड्स का लॉन्गर यूज़ जो है उसकी वजह से क्या होता है, पेरिफेरल इंसुलिन सेंसिटिविटी कम हो जाती है, यानी जो आपके पास मैंने रिसेप्टर की बात की तो वो रिसेप्टर सेंसिटिव नहीं रहता, यानी रेजिस्टेंस डेवलप होती है। इसके अलावा जो पेनक्रियाटिक इंसुलिन प्रोडक्शन है वो डिक्रीज़ होती है। इसके साथ साथ ग्लूकोनियोजेनेसिस, यानी ग्लूकोज के लेवल इंक्रीज़ होते हैं ब्लड के अंदर, यानी नॉन कार्बोहाइड्रेट सोर्स आपको ग्लूकोज बना के दे रहा है, प्रोटीन्स ग्लूकोज में कन्वर्ट होते हैं, फैट्स ग्लूकोज में कन्वर्ट हो रहे हैं। साथ साथ जो प्रोटीन्स हैं उनकी डिग्रेडेशन भी बढ़ जाती है और लाइपोलिसिस भी हो रही है, यानी कि लिपिड्स टूटते हैं। तो कॉर्टिकोस्टेरॉइड की वजह से डायबिटीज़ हो सकती है। इसके साथ साथ साइक्लोस्पोरिन, वो भी इंसुलिन की सिक्रीशन को कम करती है, इंसुलिन की प्रोडक्शन को कम कर रही है, बीटा सेल्स को डिक्रीज़ कर रही है। इसके अलावा टेक्रोलिमस देख लें, इंसुलिन की सिक्रीशन कम करती है, इंसुलिन की प्रोडक्शन या सिंथेसिस को भी कम कर रही है। साइरोलिमस एक और ड्रग है जो कि इंसुलिन रेजिस्टेंस को बढ़ाती है, साथ में जो पेनक्रियाटिक बीटा सेल्स हैं उनका रिस्पांस कम करती है, लिहाजा डायबिटीज़ हो जाती है क्योंकि इंसुलिन यहाँ से सिक्रीट नहीं हो पा रही। तो कुछ ऐसी ड्रग्स हैं जो अगर क्रॉनिकली यूज़ करेंगे तो उसकी वजह से डायबिटीज़ हो सकती है। अच्छा, एक और चीज़ दैट इज़ ग्लूकोज ट्रांसपोर्टर्स, यानी जब आपके पास GIT से आपने फ़र्ज़ कीजिए कि कार्बोहाइड्रेट सोर्स लिया है और ग्लूकोज आपके ब्लड स्ट्रीम में आ जाती है, तो हमने कहा कि यहाँ से वो डिफरेंट टिश्यूज़ में ग्लूकोज ट्रांसफ़र हो जाती है। तो देखिए हर टिश्यू के ऊपर ग्लूकोज का अपना ट्रांसपोर्टर है, तो टोटल 7 ट्रांसपोर्टर्स हमारे पास बॉडी में होते हैं। मोस्ट कॉमनली देखें तो अगर आप देखें GLUT1 यानी ग्लूकोज ट्रांसपोर्टर 1 देख लें, ग्लूकोज ट्रांसपोर्टर 3 देख लें, तो ग्लूकोज ट्रांसपोर्टर अगर आप देखें तो ब्रेन में, किडनी में, प्लेसेंटा में, और यहाँ भी देखें ब्रेन, किडनी, प्लेसेंटा, तो इन दोनों में तो GLUT1 और GLUT3 प्रेजेंट है। इसके अलावा आप देखें लिवर में पेनक्रियाटिक बीटा सेल्स हैं, स्मॉल इंटेस्टाइन है या किडनी है, यहाँ पे आपको GLUT2 मिल जाता है। फिर अगर आप देखें हार्ट पे, स्केलेटल मसल्स पे या एडिपोज टिश्यूज़ पे GLUT4 है, स्मॉल इंटेस्टाइन में एक्सक्लूसिवली GLUT5 मिलता है। इसके साथ साथ किडनीज़ वगैरह में आपको सोडियम ग्लूकोज को ट्रांसपोर्टर SGLT1 या SGLT2 भी मिल जाता है। तो मतलब क्या हुआ कि आपके हर तरह के टिश्यू में अलग अलग ट्रांसपोर्टर है जहाँ पे ग्लूकोज हर एक टिश्यू में ट्रांसपोर्ट हो जाती है, तो वो इन ट्रांसपोर्टर्स के ज़रिए शिफ्ट होती है। अब आपके पास आती हैं ड्रग्स, यानी किसी बंदे को डायबिटीज़ मेलाइटिस हो गया है, फिर वो ड्रग्स लेता है। अब आपके पास ये ड्रग्स 2 मेजर ग्रुप्स में डिवाइडेड है इस क्लासिफिकेशन के मुताबिक।
एक है पैरेंट्रल यानी जो इंजेक्टेबल हैं, और एक है ओरल यानी जो टैबलेट की फॉर्म में आते हैं। तो दो मेजर इसकी क्लासिफिकेशंस हैं। और अगर आप देखें तो इस तरह आपके पास है इंसुलिन है, इसके अलावा एक्जिनाटाइड है, सल्फोनाइल यूरिया अलग से क्लास है, मैग्लिटिनाइड्स एक अलग क्लास, बाइग्वानाइड्स, थायाजोलिडिनोडायोन्स, अल्फा ग्लूकोसाइडेज इनहिबिटर, DPP4 और साथ में सोडियम ग्लूकोज को ट्रांसपोर्टर। अब ये जो आपके पास इतनी सारी ड्रग्स हैं, इनको मैं आपको एक डायग्राम से बड़ी इजी क्लासिफिकेशन समझाता हूँ। ये डायग्राम आपने पहले देखी है कि जब आपने फूड ली थी, फूड GIT में आई, GIT में यहाँ पे था आपके पास ब्रश बॉर्डर जो इंटेस्टाइन का होता है, और यहाँ पे एक एंजाइम है अल्फा ग्लूकोसाइडेज। ये क्या करता है? ये कार्बोहाइड्रेट्स को कन्वर्ट कर देता है ग्लूकोज में, और फिर ग्लूकोज जो है वो एब्जॉर्ब होती है ब्लड में, और ब्लड से फिर वो जाती है ऑल टिश्यूज ऑफ द बॉडी, जहाँ से वो जाती है लिवर में, और फिर पेनक्रियाज में, और पेनक्रियाज की जो बीटा सेल्स हैं, बीटा सेल्स से फिर रिलीज होती है आपके पास इंसुलिन, और फिर इस तरह से इंसुलिन जो है अपने सेल्स पे फंक्शन परफॉर्म कर रही है। तो एक ये पाथवे था, और दूसरा पाथवे था यही GIT में होते हैं इंक्रेटिन हार्मोन्स, जो कि आपके पास है GLP-1 और GIP, ठीक है। और वो फिर यहाँ पे डायरेक्ट पेनक्रियाज पे आते हैं, और पेनक्रियाज से इंसुलिन को यहाँ से रिलीज करवा रहे हैं। अब फर्ज कीजिए किसी बंदे को डायबिटीज़ मेलाइटिस जैसी बीमारी है, अब वो ड्रग्स ले रहा है, एंटी डायबिटिक ड्रग्स। तो आपको मैं वो समझाता हूँ। ये देखें आपके पास एंटी डायबिटिक ड्रग्स किस तरह से काम करती हैं। सबसे पहले आपने देखा कि डायबिटीज़ टाइप 1 में इंसुलिन की कमी हो जाती है, यानी कि आपके पास ये पाथवे ब्लॉक हो जाता है, यहाँ से जो आपके पास है इंसुलिन प्रोड्यूस नहीं होती। तो सबसे पहला काम आप यही कर सकते हैं कि एंटी डायबिटिक ड्रग्स में सबसे पहली ड्रग है इंसुलिन। पैरेंट्रली आप किसी के अंदर इंसुलिन इंजेक्ट करते हैं, और वो इस तरह से अपना फंक्शन परफॉर्म करती है। तो ये तो एक मेथड है। इसके अलावा फ़र्ज़ कीजिए किसी को टाइप 1 नहीं है, टाइप 2 बीमारी है, यानी डायबिटीज़ मेलाइटिस टाइप 2 है, उसमें इंसुलिन की कमी तो होती नहीं है। तो अब आप क्या कर सकते हैं? सबसे पहले तो अल्फा ग्लूकोसाइडेज ये एंजाइम है जो कि कार्बोहाइड्रेट्स को कन्वर्ट करते हैं ग्लूकोज में, और फिर वो ग्लूकोज एब्जॉर्ब हो रही है। अगर आप अल्फा ग्लूकोसाइडेज एंजाइम को ब्लॉक कर दें तो फिर आप इस पाथवे को बंद कर सकते हैं। तो यानी कि एक कैटेगरी आपके पास है अल्फा ग्लूकोसाइडेज इनहिबिटर्स, पहली बात। उसके बाद आप देखें कि ये जो आपके पास है इनक्रेटिन्स, आप ये देख रहे थे कि इनक्रेटिन्स क्या कर रहे थे। इनक्रेटिन्स यहाँ से इंसुलिन रिलीज करवाते हैं, यानी डायरेक्टली फ्रॉम द पेनक्रियाज 60 to 70% इनक्रेटिन्स यहाँ से जो है इंसुलिन रिलीज होती है बिकॉज ऑफ द इनक्रेटिन्स। अब आपके पास क्या कर सकते हैं आप? दूसरा मेथड आपके पास ये हो सकता है कि आप ऐसे ड्रग्स दें जो या तो DPP4 एंजाइम को ब्लॉक कर दे। जब आप DPP4 एंजाइम को ब्लॉक करते हैं तो इनक्रेटिन्स के लेवल इंक्रीज हो जाते हैं, पहली बात। दूसरी बात कि एक और मेथड हो सकता है कि आप डायरेक्टली GLP-1 का एगोनिस्ट दे दें, यानी वो ड्रग दें जो GLP-1 को इंक्रीज कर दे, उसके रिसेप्टर को सेंसिटाइज कर दे। तो ये भी आपके पास दूसरा तरीका हो सकता है, यानी इनक्रेटिन हार्मोन्स के आप ड्रग्स यूज़ कर सकते हैं। अच्छा, तीसरा तरीका आपके पास क्या हो सकता है? एक आपके पास और तरीका है कि आप क्या करते हैं, डायरेक्टली जो आपके पास यहाँ से पेनक्रियाज से इंसुलिन की प्रोडक्शन को बढ़ा दें, यानी आप इसको कहते हैं इंसुलिन की सिक्रीशन जो है, आप इंसुलिन सिक्रीशन को इंक्रीज कर दें। वी कॉल इट इंसुलिन सिक्रीटागॉग्स, ऐसी ड्रग्स जो इंसुलिन की सिक्रीशन को इंक्रीज कर दें। इसके अलावा अगर आप देख लें तो ये आपके पास पाथ है जहाँ पे टाइप 2 डायबिटीज़ में रिसेप्टर काम नहीं कर रहा था, तो आप क्या करें, ऐसी ड्रग्स दे दें जो रिसेप्टर को सेंसिटाइज कर दे, यानी वी कॉल देम सेंसिटाइजर्स, ठीक है। तो आप वो दे सकते हैं, वो क्या करेगा, इंसुलिन सेंसिटाइजर्स होंगे तो इंसुलिन की सेंसिटिविटी इंक्रीज हो सकती है। तो इसकी भी दो डिफरेंट क्लासेस ऑफ ड्रग्स हैं। और एक लास्ट थिंग देखिए, जो आपके पास ग्लूकोज है जब वो नेफ्रॉन में जाता है बाय फिल्ट्रेशन, तो कभी कभी वो यहाँ पे एक ट्रांसपोर्टर है जो उसकी रीअब्जॉर्प्शन करवा देता है बैक इनटू ब्लड। आप क्या करें, ऐसी ड्रग्स दें जो इंसुलिन की रीअब्जॉर्प्शन को बंद कर दे। तो अगर इंसुलिन की रीअब्जॉर्प्शन बंद हो जाएगी, ग्लूकोज की रीअब्जॉर्प्शन अगर बंद हो जाएगी तब भी ग्लूकोज का जो है ब्लड में लेवल कम हो सकता है। तो इस तरह इस डायग्राम से आपको पता चलता है
कि टाइप 1 डायबिटीज़ में डायरेक्टली आप इंसुलिन इंजेक्ट कर सकते हैं एज अ ड्रग, और टाइप 2 डायबिटीज़ में मुख्तलिफ आपके पास मेथड्स हैं कि आप मुख्तलिफ मेथड से ग्लूकोज का लेवल कंट्रोल कर सकते हैं। तो अगर आप यहाँ पे देखें एक बार फिर इसी डायग्राम को आप देखें, इंसुलिन डायरेक्टली इंजेक्ट कर देना जो कि स्पेसिफिकली टाइप 1 डायबिटीज़ मेलाइटिस में आती है। और फिर मैंने आपको बताया अल्फा ग्लूकोसाइडेज इनहिबिटर्स, ये वाली ड्रग्स जो आपके पास क्या करती थी, जीआईटी से कार्बोहाइड्रेट्स को ग्लूकोज में कन्वर्ट करती थी। ये देखें उसकी ड्रग्स आपके पास आती हैं। इसके अलावा जो इंसुलिन के सिक्रीटागॉग्स हैं, यानी इंसुलिन की सिक्रीशन को बढ़ाने वाली ड्रग्स, तो सल्फोनाइल यूरियाज और मैग्लिटिनाइड्स, ये वो ड्रग्स हैं जो इंसुलिन की सिक्रीशन को इंक्रीज़ करती हैं। और फिर देखें बिग्वानाइड्स या थायाजोलिडिनोडायोन्स, ये जो आपके पास दो क्लासेस हैं, ये इंसुलिन सेंसिटाइजर्स हैं, यानी ये इंसुलिन की सेंसिटिविटी को इंक्रीज़ कर देते हैं। इसके साथ साथ DPP4 इनहिबिटर्स, तो DPP4 इनहिबिटर्स जो हैं वो आपके पास ये ड्रग्स हैं, ये क्या करती हैं, जो आपके पास इनक्रेटिन्स हैं उनके लेवल्स को इंक्रीज़ कर देती हैं, या आप डायरेक्टली इनक्रेटिन्स भी दे सकते हैं। यानी आपके पास देखें GLP-1 एगोनिस्ट हैं, ग्लूकागॉन लाइक पेप्टाइड 1 या एक्जिनाटाइड या लिराग्लूटाइड, इस तरह की ड्रग्स भी आपके पास अवेलेबल हैं। और आखिर में जो मैंने आपको बताया कि नेफ्रॉन में जब ग्लूकोज आपके पास फिल्टर हो जाता है तो कभी कभी वो यहाँ से रीएब्जॉर्ब हो जाता है, तो उस रीएब्जॉर्प्शन को ख़त्म करने के लिए आपके पास ड्रग्स हैं सोडियम ग्लूकोज को ट्रांसपोर्टर इनहिबिटर्स। तो बेसिकली आपका जो ये पूरा लेक्चर है इसको हम दो में डिवाइड करेंगे, एक आपके पास होंगे पैरेंटल एजेंट्स और एक आपके पास होंगे ओरल एजेंट्स। तो इस लेक्चर को हम दो पार्ट्स में डिवाइड करेंगे। ये जो आप इस वक्त पार्ट चल रहा है ये पार्ट 1 है जिसमें हम पैरेंटल ड्रग्स को डिस्कस करेंगे, और इसके बाद का जो लेक्चर होगा पार्ट 2 उसमें हम ओरल एजेंट्स को डिस्कस करेंगे। सबसे पहले तो जो क्लासिफिकेशन पे ऑलरेडी हम बात कर चुके हैं कि कुछ होते हैं एनहांस इंसुलिन सिक्रीशन, वी कॉल देम सिक्रीटागॉग्स, ये स्पेलिंग यहाँ पे गलत है, ये सिक्रीटागॉग्स कहलाते हैं। इसमें आपके पास है सल्फोनाइल यूरिया, मैग्लिटिनाइड्स, ग्लूकागॉन लाइक पेप्टाइड 1 एंड DPP4 इनहिबिटर्स। अच्छा, अगर आप देखें जो इंसुलिन रेजिस्टेंस को ओवरकम करते हैं यानी इंसुलिन सेंसिटाइजर्स, तो बाइग्वानाइड्स और थायाजोलिडिनोडायोन्स जिसमें मेटफॉर्मिन और पायोग्लूटाजोन आती हैं, और कुछ मिसलेनियस एजेंट्स हैं जैसे अल्फा ग्लूकोसाइडेज इनहिबिटर्स पे मैंने बात की, जो क्या करता है, जो आपके पास है कार्बोहाइड्रेट्स उनको ग्लूकोज में कन्वर्ट करता है फॉर एब्जॉर्प्शन, और SGLT2 यानी सोडियम ग्लूकोज को ट्रांसपोर्टर इनहिबिटर जो कि डेपाग्लिफ्लोजिन। सबसे पहले हम इंसुलिन पे स्टार्ट लेंगे जो आपके पास पैरेंट्रल है। दरअसल इंसुलिन है क्या, इंसुलिन एक पेप्टाइड हार्मोन है, ठीक है, बेसिकली हमारी बॉडी का एक हार्मोन है जो कि पेनक्रियाज से रिलीज होता है। पेनक्रियाज में होते हैं बीटा सेल्स, वो बीटा सेल्स इसको रिलीज करते हैं। दरअसल पेनक्रियाटिक आइलेट्स, इस तरह पेनक्रियाज के अंदर ग्रुप बना हुआ है जिसमें बीटा सेल्स हैं। अगर इसका स्ट्रक्चर आप देखें तो 51 अमीनो एसिड से इसका स्ट्रक्चर बना हुआ है। और इंसुलिन की सिक्रीशन दरअसल कैसे होती है कि जब आपके पास ग्लूकोज है आपके ब्लड में जाता है, तो ब्लड से ये ग्लूकोज जाता है पेनक्रियाज के ऊपर। पेनक्रियाज में होते हैं बीटा सेल्स, तो अगर आप इस बीटा सेल को देखें, ये ग्लूकोज इस बीटा सेल के अंदर चला जाता है, यहाँ से ये बनाता है ATP, और ATP जब बन जाता है तो इसके नतीजे में यहाँ से इंसुलिन सिक्रीट हो जाता है इनटू द ब्लड। तो इस तरह से इंसुलिन की सिक्रीशन होती है। अब जो आपके पास इंसुलिन सिक्रीशन, जैसे मैंने अभी आपको बताई कि एक तो आपके पास है मेथड कि वो ग्लूकोज की वजह से होता है, दूसरा मेथड है कि जब आप फूड ले रहे हैं तो ग्लूकोज के कुछ रिसेप्टर्स हैं, ग्लूकोज रिस्पॉन्सिव रिसेप्टर, वो क्या करते हैं, हार्मोन्स सिक्रीट करते हैं दैट आर कॉल्ड एज इंक्रेटिन हार्मोन्स। वो दो तरह के हैं, एक है ग्लूकागॉन लाइक पेप्टाइड या ग्लूकागॉन लाइक पॉलीपेप्टाइड 1 GLP-1, और ग्लूकोज डिपेंडेंट इंसुलिनोट्रोपिक GIP, ठीक है। तो इंसुलिन ये दूसरा मेथड है। तो इंसुलिन अगर आपके बॉडी में रिलीज हो रही है तो दो मेथड से, एक ग्लूकोज की वजह से और दूसरा इनक्रेटिन्स की वजह से।
अब अगर आप इस डायग्राम को देखें, ये दरअसल जो आपने बात की पेनक्रियाज में जो आइलेट है, पेनक्रियाटिक या आइलेट्स ऑफ लैंगरहांस भी इनको कहते हैं। तो सबसे पहले तो आपके पास जो ग्लैंड्स हैं, ये तो एक एक्सोक्राइन ग्लैंड्स हो गए, जिसकी वजह से जो है वो पेनक्रियाटिक जूस वगैरह रिलीज होता है, वो इंटेस्टाइन में जाता है, जिसका काम है डाइजेशन में, वो अलग ही केस है। ये अभी आप अंदर की तरफ देखें तो सबसे पहले आपको अल्फा रिसेप्टर दिखाई देंगे, अल्फा सेल्स, ये जो ब्लू ब्लू कलर के हैं। अल्फा सेल्स का काम है ग्लूकागॉन की सिक्रीशन, और अल्फा के बाद आते हैं बीटा सेल्स जो कि इंसुलिन की सिक्रीशन करती हैं, ये आप देख सकते हैं बीटा सेल्स। और फिर आते हैं डेल्टा सेल्स जो सोमेटोस्टेटिन यानी जो ग्रोथ हार्मोन का ऑपोजिट हार्मोन है सोमेटोस्टेटिन, उसकी रिलीज करवाता है। इसके साथ साथ आपके पास है एफ सेल्स जो क्या करते हैं, पेनक्रियाटिक पॉलीपेप्टाइड्स उसकी रिलीज कर रहे हैं। सो बेसिकली क्या है, एक्सोक्राइन एसिनार सेल्स होते हैं यहाँ पे कुछ, जो कि स्मॉल डक्ट्स होती हैं, जो आप देख रहे हैं बीच में छोटी छोटी डक्ट्स आपको दिखाई देती हैं। अच्छा, जो आपके पास अल्फा सेल्स हैं, 20% ऑफ द ग्लूकागॉन अल्फा सेल्स से आ रहा है, जबकि जो आपके पास बीटा सेल्स हैं 70% इंसुलिन बीटा सेल से यहाँ पे प्रोड्यूस हो रहा है, और 5% प्रोडक्शन जो है वो सोमेटोस्टेटिन की है। सो डेली पेनक्रियाटिक प्रोडक्शन जो है इंसुलिन की एक एडल्ट में वो तकरीबन 50 यूनिट्स होती है, या 0.7 to 1.3 mg, यानी एक इंसान की जो डेली प्रोडक्शन है इंसुलिन की वो 50 यूनिट्स है। फिर कुछ बात की जाती है इंसुलिन की डिस्कवरी के ऊपर, कि इंसुलिन 1921 में दरअसल डिस्कवर की गई थी। दो साइंटिस्ट थे, उन्होंने हाइपोग्लाइसीमिक इफेक्ट चेक किया था डॉग में। सो वो बेसिकली कैसे किया था कि उन्होंने डॉग का जो है पेनक्रियाज रिमूव करवा दिया। तो जब आप डॉग का उन्होंने पेनक्रियाज रिमूव करवाया तो डॉग को डायबिटीज़ डिवेलप हो गई। फिर उन्होंने क्या किया, उन पेनक्रियाज का जो है एक सोल्यूशन बनाया, और वो सोल्यूशन वापस उस डॉग में इंजेक्ट कर दिया, तो देखा कि उसकी डायबिटीज़ ट्रीट हो गई थी। तो यहाँ से उन्होंने देखा जो उनका सोल्यूशन है उसके अंदर कोई ऐसा मॉलिक्यूल है जो डायबिटीज़ को ट्रीट करता है, और इस तरह से इंसुलिन डिस्कवर हुई। फिर बात की जाती है रिलीज ऑफ इंसुलिन की, कि वो बीटा सेल्स से किस तरह से रिलीज होते हैं। सो अब हम बात करेंगे रिलीज ऑफ इंसुलिन फ्रॉम बीटा सेल्स, कि बीटा सेल से इंसुलिन रिलीज कैसे होती है। सबसे पहले देखें, जो आपके पास ग्लूकोज है जो आपने अपनी फूड से ली है, जब आप फूड से ग्लूकोज लेते हैं वो आपके ब्लड में जाता है, ब्लड से वो जाता है पेनक्रियाज में, पेनक्रियाज के अंदर होते हैं बीटा सेल्स। ठीक है, तो फर्ज कीजिए ये आपके पास एक बीटा सेल है, ठीक है, इस बीटा सेल में आपके पास आ जाती है इंसुलिन ग्लूकोज। अब ग्लूकोज यहाँ पे एटीपी बनाता है। जब एटीपी यहाँ पे बनता है तो एटीपी के रिस्पॉन्स में यहाँ पे बेसिकली क्या होते हैं, पोटाशियम चैनल्स इनहिबिट हो जाते हैं। एटीपी के रिस्पॉन्स में पोटाशियम चैनल जब इनहिबिट हो जाएंगे तो उसके नतीजे में क्या होगा कि अंदर पोटाशियम का लेवल इंक्रीज हो जाता है, जिसकी वजह से डीपोलराइजेशन आती है, और डीपोलराइजेशन की वजह से कैल्शियम सेल के अंदर आता है। जब कैल्शियम सेल के अंदर आता है तो इंसुलिन यहाँ पे वेसिकल्स में है, वो यहाँ से रिलीज हो जाता है। इस डायग्राम को देखें, जो आपके पास दरअसल एक बीटा सेल बना हुआ है, ये आपके पास ग्लूकोज है जो कि एक स्पेसिफिक ट्रांसपोर्टर के थ्रू सेल के अंदर आ गई और वो ग्लाइकोलिसिस करती है, जिसके नतीजे में आपके पास बनेगी एटीपी। एटीपी की वजह से पोटाशियम का जो चैनल है वो ब्लॉक हो गया है। पोटाशियम का चैनल ब्लॉक हुआ, लिहाजा पोटाशियम बाहर नहीं जाता, जिसके नतीजे में पोटाशियम इंक्रीज हो रहा है। पोटाशियम इंक्रीज होगा तो कैल्शियम सेल के अंदर आती है, इसको कहते हैं कैल्शियम इन्फ्लक्स। कैल्शियम इन्फ्लक्स आएगा, डीपोलराइजेशन होगी, जिसकी वजह से इंसुलिन सेल से बाहर आ जाएगी ब्लड में, और जब वो ब्लड में आ जाती है। फिर आपके पास है कि इंसुलिन एक्ट, यानी इंसुलिन काम कैसे करता है। तो सबसे पहले तो जब आप इंसुलिन ब्लड में आ गई, जनरल सर्कुलेशन में इंसुलिन आ गई है, तो उससे क्या होगा, वो पूरी बॉडी में फैल जाता है। अब आपके पास क्या होता है, उसके अपने रिसेप्टर्स होते हैं। अब इंसुलिन अपने रिसेप्टर से बाइंड करते हैं, जो कि ऑलरेडी मैं आपको बता चुका हूँ कि इंसुलिन अपने रिसेप्टर से बाइंड करता है। उसके नतीजे में क्या होता है कि इंसुलिन का जो रिसेप्टर है उसके दो सब यूनिट्स हैं, यानी एक सेल से बाहर और एक सेल के अंदर। अल्फा सब यूनिट बाहर है, बीटा सब यूनिट सेल के अंदर है। सो अल्फा सब यूनिट जो है वो सिर्फ इंसुलिन को रिकॉग्नाइज करता है कि इंसुलिन यहाँ पे बाइंड करे, और बीटा सब यूनिट फिर अंदर सेल के डिफरेंट फंक्शन परफॉर्म करता है, और बेसिकली ये टायरोसिन काइनेज है।
काइनेज वो इंजाइम्स होते हैं जो इस रिसेप्टर के साथ एसोसिएटेड है और ये फॉस्फोराइलेशन करते हैं, यानी डिफरेंट ग्रुप्स पे फॉस्फेट सब यूनिट अटैच करते हैं। सो ये फॉस्फेट्स हैं। अब क्या होता है, द बाइंडिंग ऑफ इंसुलिन मॉलिक्यूल टू अल्फा सब यूनिट क्या करेगा, जब यहाँ से अल्फा सब यूनिट पे इंसुलिन बाइंड करता है तो फिर यहाँ पे फॉस्फोराइलेशन होगी बीटा सब यूनिट में, जिसकी वजह से पूरा सेकंड मैसेंजर सिस्टम आएगा और यहाँ पे अपना फंक्शन परफॉर्म किया जाता है। सो नाउ देयर इज मैकेनिज्म ऑफ इंसुलिन। वही मैकेनिज्म है जब ये आपने देखा कि यहाँ पे आप देख सकते हैं इंसुलिन का रिसेप्टर है, अल्फा सब यूनिट और बीटा सब यूनिट। अल्फा सब यूनिट इंसुलिन को रिकॉग्नाइज करता है और बीटा सब यूनिट फिर यहाँ पे अपना एक्शन परफॉर्म करता है। स्पेसिफिकली क्या है, प्रोटीन्स की मेटाबॉलिज्म, ग्रोथ करवाता है, इसके साथ साथ लिपिड की मेटाबॉलिज्म करवाता है। इसके अलावा आपने देखा है कि जो GLUT4 है, यानी जो ग्लूकोज के ट्रांसपोर्टर्स हैं, वहाँ से ग्लूकोज ट्रांसपोर्टर ओपन होते हैं और ग्लूकोज सेल के अंदर आती है। फिर देखते हैं कि इंसुलिन का मेन इफेक्ट लिवर पे अगर आप देखें तो ग्लाइकोजिनोलिसिस को बंद कर देता है, यानी ग्लाइकोजिनोलिसिस क्या है, ग्लाइकोजन का ग्लूकोज में कन्वर्ट होना, तो वो बंद हो जाएगा, यानी ग्लूकोज का लेवल डिक्रीज करेंगे। ग्लूकोनियोजेनेसिस को बंद करवाता है, यानी जो नॉन कार्बोहाइड्रेट सोर्स है यानी प्रोटीन्स या फैट्स, इनसे जो ग्लूकोज बन रही थी वो भी बंद हो गया। अच्छा, ग्लाइकोजन की सिंथेसिस को बढ़ाते हैं, यानी जो ग्लूकोज ब्लड में मौजूद है उसको कन्वर्ट कर देंगे ग्लाइकोजन में और स्टोर कर देंगे। इसके साथ साथ ट्राइग्लाइसराइड की सिंथेसिस को भी इंक्रीज करते हैं। अगर आप देखें इफेक्ट ऑन मसल्स, तो मसल्स पे क्या है कि प्रोमोट्स प्रोटीन सिंथेसिस को बढ़ाती हैं। इसके साथ साथ ग्लाइकोजन को जाहिर सी बात इंक्रीज करती है और ग्लूकोज ट्रांसपोर्ट करवा रही है इनटू मसल्स। इसके अलावा जो एडिपोज टिश्यूज हैं, जो फैट सेल्स हैं आपके, वहाँ पे लाइपोजेनेसिस यानी लिपिड की प्रोडक्शन को बढ़ाती हैं, स्टोरेज ऑफ फैट करती हैं, साथ में ग्लूकोज को अपटेक करवा रही है इनटू एडिपोज टिश्यूज। सो ये देखें यहाँ पे एक बेसिक डायग्राम में बताया गया कि एडिपोज टिश्यूज पे उसका क्या काम है, ग्लूकोज अपटेक इंक्रीज, लाइपोजेनेसिस इंक्रीज और लाइपोलिसिस जिसमें लिपिड टूटता है उसको कम कर दिया है। अगर आप स्केलेटल मसल्स देखें, ग्लूकोज अपटेक इंक्रीज है, ग्लाइकोजन ज़्यादा से ज़्यादा बनेगी, प्रोटीन्स भी ज़्यादा से ज़्यादा बनती हैं। और लिवर में देखें, ग्लाइकोजन ज़्यादा बनेगा, लाइपोजेनेसिस ज़्यादा होगी और ग्लूकोनियोजेनेसिस डिक्रीज हो गई। ग्लूकोनियोजेनेसिस क्या था कि नॉन कार्बोहाइड्रेट सोर्स का ग्लूकोज में कन्वर्ट होना, तो वो बंद कर दिया इसने, यानी हर तरीके से ये आपका ब्लड ग्लूकोज लेवल कम कर रहा है। अब जब आप इंसुलिन एज अ ड्रग ले रहे हो तो आपके पास मुख्तलिफ तरह की फार्मूलेशंस आती हैं। ज़्यादा डिटेल में जाना है तो लिपिनकॉट बुक से आप पढ़ सकते हैं। इसके अलावा जो यहाँ पे आपके पास गिवन है वो 5 तरह की फार्मूलेशन है। एक आपके पास है इंसुलिन लिस्प्रो या इंसुलिन एस्पार्ट। ये क्या होती है, रैपिड एक्टिंग इंसुलिन, यानी जैसे ही आप इंजेक्ट करते हैं रैपिडली अपना एक्शन परफॉर्म करता है और फ़ौरन से इसके लेवल बॉडी से डिक्रीज हो जाते हैं। दूसरा है इंसुलिन हेम्यूलिन। वो क्या करते हैं, वो शॉर्ट एक्टिंग इंसुलिन है, यानी कि ये थोड़े कम अरसे तक आपके ब्लड में रहेगा और फिर ख़त्म हो जाएगा। इसके बाद है इंसुलिन हेम्यूलिन एन। ये जो आपके पास है ये इंटरमीडिएट एक्टिंग इंसुलिन है। लॉन्ग एक्टिंग इंसुलिन में आपके पास है इंसुलिन लेंटस, वो फिर लॉन्ग एक्टिंग यानी काफ़ी घंटों तक आपकी ब्लड में रहता है। और फिर कुछ इंसुलिन की कम्बिनेशंस भी आती हैं जो आपके पास हेम्यूलिन 30 और 70 होती हैं, यानी कि 2 इंसुलिन आपस में कम्बिनेशन में आ रही हैं। इस डायग्राम से आपको पता चल रहा है कि अगर आपसे ये पर्पल लाइन देखें, जैसे ही वो इंजेक्ट हुई फ़ौरन से उसके लेवल्स बहुत इंक्रीज हुए और उसके बाद फ़ौरन से वो डिक्रीज भी हो गई हैं, तो ये आपके पास है रैपिड एक्टिंग। और फिर अगर आप देखें ब्लू लाइन को, ये शॉर्ट एक्टिंग है, यानी थोड़ी देर के लिए वो रही आपके ब्लड में और फिर अगर आप ये देखें पहले तकरीबन 4 घंटों में वो कम हो गई है। फिर अगर आप देखेंगे ऑरेंज लाइन को, जो कि आपके पास है, आपके पास ऑरेंज लाइन इंटरमीडिएट एक्टिंग, यानी एक अरसे तक आपके ब्लड में पीक लेवल पे रही, 6 घंटों तक तो कम से कम है और उसके बाद वो डिक्रीज हो रही है। फिर उसके बाद जो इंसुलिन लॉन्ग एक्टिंग है, तो लॉन्ग एक्टिंग है इंसुलिन डेट्रीमर। ये देखिए लॉन्ग एक्टिंग इवन 18 घंटों तक, मैक्सिमम तो 12 घंटों तक पीक प्लाज्मा है। और इंसुलिन ग्लार्गिन आपके पास एक स्टेडी स्टेट कंसंट्रेशन अचीव कर रहा है, 24 घंटों तक एक स्टेडी स्टेट है, यानी 24 घंटों में एक ही डोज आपको चाहिए होती है इंसुलिन ग्लार्गिन की।
तो यानी इंसुलिन है ये सारी की सारी, लेकिन उसकी डिफरेंट फॉर्मुलेशन है और ये क्लासिफाइड है ऑन द बेसिस ऑफ हाफ लाइफ, कि किसकी हाफ लाइफ कम है और किसकी हाफ लाइफ ज़्यादा है। इस टेबल में इंसुलिन की डिफरेंट टाइप्स को टेबुलेट किया गया, जैसे रैपिड एक्टिंग, शॉर्ट एक्टिंग, इंटरमीडिएट एक्टिंग, लॉन्ग एक्टिंग और फिर प्री मिक्स्ड, जो कि आपके पास 30-70 जिस तरह की कम्बिनेशंस आती हैं। फंक्शन सबका सेम है, लेकिन ये मुख्तलिफ ब्रांड्स में आती हैं और मुख्तलिफ फार्मूलेशंस में आती हैं, और फ़र्क आप देखेंगे इनके ड्यूरेशन ऑफ एक्शन में। एडवर्स इफेक्ट्स देखें तो कभी कभी जब लोगों का थोड़ा बहुत इंसुलिन में ओवरडोज हो जाए तो हाइपोग्लाइसीमिया और वेट गेन। देखिए हाइपोग्लाइसीमिया तो जाहिर सी बात है, ग्लूकोज के लेवल अपनी हद से ज़्यादा कम हो गए तो हाइपोग्लाइसीमिया होगा। वेट गेन इसलिए हो रहा है कि लाइपोजेनेसिस करवाते हैं तो लिपिड्स को बढ़ा रहा है, इसके अलावा प्रोटीन की सिंथेसिस को बढ़ाएगा, ग्लूकोज को ग्लाइकोजन में स्टोर करवाते हैं टिश्यू में, तो यानी कि हर जगह पे आपकी ग्रोथ भी ज़्यादा हो रही है, तो वेट गेन भी साथ साथ हो जाता है। और रिएक्शंस टू इंसुलिन क्या है कि आप इंसुलिन को रिएक्ट कर जाओ, जैसे हाइपोग्लाइसीमिक शॉक में लोग चले जाते हैं, यानी आपने इंसुलिन भी ली, साथ में आपने विगोर एक्सरसाइज वगैरह भी कर ली, तो उसकी वजह से आप अचानक हाइपोग्लाइसीमिया में जा सकते हैं, एक वजह। दूसरी वजह ये कि आपने इंसुलिन तो ली, लेकिन आपने फिर उसके बाद मील को स्किप किया, यानी आपने खाना नहीं खाया, तो जब आपने खाना भी नहीं खाया तो ग्लूकोज का लेवल पहले ही डाउन चला गया, साथ में इंसुलिन भी ले ली, तो उसकी वजह से भी हाइपोग्लाइसीमिया हो सकता है। इसलिए एडवाइस किया जाता है कि जिन लोगों को डायबिटीज़ हो और वो इंसुलिन ले रहे हों तो हमेशा अपनी पॉकेट्स वगैरह में कैंडी वगैरह रखा करें, कभी भी सर वगैरह चकराते तो फ़ौरन से वो कैंडी ले लिया करें ताकि थोड़ी बहुत ग्लूकोज उनको मिल सके। ट्रीटमेंट इसका यही है कि आप अगर ग्लूकोज देते हैं तो ओरली या आईवी दें ताकि सिम्टम्स को रिवर्स किया जाए। अच्छा, नेक्स्ट आपके पास रोल है इनक्रेटिन्स का। इनक्रेटिन्स जो कि आपके पास ग्लूकोज होम्योस्टेसिस में इन्वॉल्व है। अगर आपको याद हो, मैंने कहा था जब आप फूड लेते हैं, फूड आपकी जीआईटी में जा रही है और जीआईटी में आपके पास कुछ रिसेप्टर्स होते हैं जो कि ग्लूकोज रिस्पॉन्सिव रिसेप्टर्स हैं। जैसे ही यहाँ पे ग्लूकोज आती है, ये रिसेप्टर क्या करते हैं, इंटेस्टाइन से इनक्रेटिन हार्मोन्स रिलीज करवा देते हैं। इनक्रेटिन्स दो तरह के हार्मोन्स हैं, एक होता है ग्लूकागॉन लाइक पेप्टाइड 1 और एक है ग्लूकोज डिपेंडेंट इंसुलिनोट्रोपिक पेप्टाइड। तो ये दो तरह के इनक्रेटिन्स हैं। ये दरअसल आते हैं और डायरेक्टली पेनक्रियाज को स्टिमुलेट करते हैं, और मैं बताऊं 60 to 70% ऑफ द इंसुलिन ये इनक्रेटिन्स की वजह से रिलीज होती है। और वो देखें उसके मैकेनिज्म फिर वही स्केलेटल मसल्स पे और लिवर पे वही मैकेनिज्म्स हैं इसके। एक चीज़ यहाँ पे कि ये जो इनक्रेटिन्स हैं ये फ़ौरन से डिग्रेड हो जाते हैं बाय DPP4 एंजाइम, तो ये एंजाइम फ़ौरन से इनको डिग्रेड कर देता है। सो आपके पास ऐसी ड्रग्स हैं कि वो इनक्रेटिन के पाथवे को इंक्रीज कर सकती हैं। जैसे पहली टाइप ऑफ ड्रग है GLP-1 रिसेप्टर एगोनिस्ट, यानी कि जो आपने यहाँ पे देखा है, जो आपके पास GLP है, GLP-1 के अपने रिसेप्टर्स होते हैं, तो अगर आप इन रिसेप्टर को डायरेक्टली स्टिमुलेट कर दें तो वो उसी तरह का एक्शन परफॉर्म करेगा जिस तरह GLP इनक्रेटिन कर रहा था, और पेनक्रियाज में से इंसुलिन के जो लेवल्स हैं वो इंक्रीज हो जाते हैं। तो हम इसको कहते हैं ग्लूकागॉन लाइक पेप्टाइड 1, और इसकी अपनी ड्रग्स आती हैं। सो ओरली एडमिनिस्ट्रेड ग्लूकोज स्टिमुलेट करता है ग्रेटर रिलीज ऑफ इंसुलिन एज कम्पेयर टू अगर आप ग्लूकोज इंजेक्शन के ज़रिए दें, यानी कि ओरली जब भी आप फूड लें तो इनक्रेटिन्स की वजह से ज़्यादा इंसुलिन आती है, और ये उसका पाथवे जो अभी मैंने आपको बताया है। सो ये एक डायग्रामेटिक है कि अगर आप ओरल ग्लूकोज ले रहे हैं तो वो इतना ज़्यादा इंसुलिन रिलीज़ करवा रही है, जबकि इंट्रावीनस ग्लूकोज की वजह से कम इंसुलिन आता है। तो यानी इनक्रेटिन हार्मोन्स का बहुत बड़ा रोल है इंसुलिन रिलीज़ करवाने में। अच्छा, अब आपने देखा था कि DPP4 डाईपेप्टिडाइल पेप्टाइडेज 4, ये वो एंजाइम है जो क्या करता है, ये एंजाइम जो आपके पास है GLP की जो प्रोडक्शन है उसको डिग्रेड कर देता है। अगर आप इस एंजाइम को ब्लॉक कर दें तो आपके पास GPP4 के जो लेवल जो आपके पास है GLP-1 उसके लेवल इंक्रीज हो जाते हैं। सो अगर आप देखिए फूड इंजेस्टेड इनटू द इंटेस्टाइन, और यहाँ से फिर ये आपके पास स्पेसिफिक रिसेप्टर है जो कि आपके पास इनक्रेटिन्स का है। ये आपके पास इनक्रेटिन्स जाते हैं पेनक्रियाज में और इंसुलिन को रिलीज करवाते हैं, और DPP4 वो एंजाइम है
जो इनको डिग्रेड करता है। सो आपके पास ऐसी ड्रग्स अवेलेबल हैं जो इस एंजाइम को ब्लॉक कर दे, जिसकी वजह से इंक्रेटिन्स इंक्रीज हो जाते हैं। एक ये मेथड है, और दूसरा आप डायरेक्टली इस रिसेप्टर को स्टिम्युलेट कर सकते हो, जो कि आपके पास है GLP-1 एगोनिस्ट ड्रग्स आपके पास आती हैं। तो ये इंक्रेटिन इफेक्ट क्या होता है, जो आपको मैं उस वक्त से यही कह रहा हूँ कि 60 to 70% जो आपके पास इंसुलिन है वो इंक्रेटिन्स की वजह से रिलीज हो रही है। इसी को आप कहते हैं इंक्रेटिन इफेक्ट। यानी कि जब आप फूड ले रहे हो और फूड आपके जाते हैं GIT में, तो GIT से इंक्रेटिन्स आते हैं और पेनक्रियाज से इंसुलिन रिलीज करवा देते हैं। इसको आप इंक्रेटिन इफेक्ट कहते हो। अच्छा, जो इंक्रेटिन माइमेटिक्स हैं, यानी जो मैं आपको कह रहा था ग्लूकागॉन लाइक पेप्टाइड 1, जो उसके एगोनिस्ट हैं, यानी डायरेक्टली उस तरह की तरह काम करते हैं, एक्जिनाटाइड और लिराग्लूटाइड, ये वो ड्रग्स हैं जो डायरेक्टली GLP-1 के रिसेप्टर को स्टिमुलेट करती हैं। इनका मैकेनिज्म क्या है? ये माइमेटिक्स हैं, यानी एग्जैक्टली उस तरह का काम करती हैं जैसे GLP-1 के रिसेप्टर्स काम करते हैं। इंसुलिन के सिक्रीशन को इंक्रीज करते हैं, गैस्ट्रिक एम्प्टिंग टाइम को स्लो करते हैं, फूड इनटेक रिड्यूस हो जाता है, पोस्ट प्रेंडियल ग्लूकोज सिक्रीशन, यानी कि आपके पास जो आपका फूड है, जब आप फूड के खाना खाने के बाद जो आपका ब्लड ग्लूकोज लेवल है वो डिक्रीज रहता है, ज़्यादा इंक्रीज नहीं होता। और बीटा सेल प्रोलिफरेशन होती है, बीटा सेल्स को भी इंक्रीज करते हैं। इसमें एक बात है, ये जो आप देख रहे हो गैस्ट्रिक एम्प्टिंग टाइम, यानी जो आपके पास स्टमक है, यहाँ पे जब फूड प्रेजेंट है तो एक स्पेसिफिक टाइम में 6 से 8 घंटों में या 4 से 6 घंटों में फूड जो है इंटेस्टाइन में आ जाता है। जब GLP आप लेते हैं तो गैस्ट्रिक एम्प्टिंग टाइम इंक्रीज हो जाता है, यानी फूड ज़्यादा टाइम तक स्टमक में रहेगा, उसके बाद वो इंटेस्टाइन में जाएगा। इसकी वजह से एक एडवर्स इफेक्ट आता है जिसको हम नोजिया कहते हैं। तो नोजिया एक एडवर्स इफेक्ट है GLP-1 का, क्योंकि आपके स्टमक में ज़्यादा देर तक फूड रहेगा तो आपको नोजिया फील होगा, और इवन आपको भूख भी नहीं लगती, तो फूड इनटेक भी आपका कम हो जाता है। फिर आपके पास ड्रग है एक्जिनाटाइड। एक्जिनाटाइड वो ड्रग है जो GPP-4 का जो आपके पास है GLP-1 रिसेप्टर एगोनिस्ट जो आपने देखा है। अच्छा, आपके पास एक्जिनाटाइड जो आई थी 2005 में, दरअसल ये अप्रूव हुई थी, यानी बहुत पुरानी ड्रग ये नहीं है। इसके साथ एक प्रॉब्लम हुई थी कि एक्जिनाटाइड के खिलाफ एंटीबॉडीज हमारी बॉडी बना देती है, तो एक्जिनाटाइड अपना फंक्शन सही से परफॉर्म नहीं कर पाता। ठीक है, तो एक्जिनाटाइड की जगह लिराग्लूटाइड एक ज़्यादा बेहतर ड्रग मानी जाती है, लॉन्गर एक्शन है। और जैसे मैंने बात की सबसे पहले नोजिया, तो नोजिया इसका एक एडवर्स इफेक्ट है, क्योंकि वो गैस्ट्रिक एम्प्टिंग टाइम को स्लो कर देता है, यानी बढ़ा देता है। वॉमिटिंग इसकी वजह से, कॉन्स्टिपेशन। अच्छा, पेनक्रियाटाइटिस रेयर कंडीशन है, ज़्यादातर नहीं होता। गैस्ट्रिक मोटिलिटी जाहिर सी बात है डिक्रीज हो जाती है, और वेट लॉस भी हो सकता है, क्योंकि आपके पास ग्लूकोज की जो एब्जॉर्प्शन है वो कम हो जाती है, साथ साथ फूड इनटेक भी कम हो जाती है। सो यहाँ तक जो आपने देखा है, आपने पैरेंटल एजेंट्स देखे, जो आपने पास देखा बेसिकली आपके पास इंसुलिन एक मेन ड्रग थी, और GLP-1 एगोनिस्ट जो कि इंक्रेटिन्स है। इन दोनों पे हमारी बात हो गई है। नेक्स्ट लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे ओरल एंटी डायबिटिक ड्रग्स, जो कि पार्ट 2 होगा हमारे इस लेक्चर का।